अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के 2 माह बाद ही मैं दुबई अपनी नौकरी पर वापस आ गया था। मैं यहाँ दुबई में ट्रक चलाता था। रात को ट्रक की चाबी मालिक के हवाले करने गया तो मालिक कहने लगा, मेरा एक काम करो, ये संदूक बाहर कचरे में फेंक आओ। मैंने मुलाजिम के साथ संदूक उठाकर ट्रक में रखा और निकल पड़ा। कुछ देर बाद संदूक में से खटपट की आवाज आने लगी। तजस्सुस के मारे में उठा, संदूक का ढक्कन उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर एक लड़की मौजूद थी और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी। रात 11 बज रहे थे और उस वक्त मेरा ड्यूटी टाइम खत्म होने वाला था और मैं बहुत थक चुका था। मैंने सोचा कि मालिक को ट्रक की चाबी पकड़ाकर वापस अपने फ्लैट पर चला जाऊंगा और आज बड़े सुकून की नींद सोऊंगा, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन हम दुबई घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। इसीलिए आज मैंने कुछ घंटे ज्यादा काम कर लिया था। मैं मालिक को चाबी पकड़ाने के लिए जब उनके घर पहुंचा तो मालिक उस वक्त जैसे मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। चाबी पकड़कर कहने लगे, आज तो तुमने काफी ओवर टाइम कर लिया। मालिक ने खुशगवार लहजे में पूछा तो मैंने सर हिलाते हुए अदब से कहा, जी मालिक, कल की छुट्टी थी इसलिए आज काम ज्यादा कर लिया। मालिक कहने लगे, बहुत अच्छा किया, और अब तो फ्लैट पर जा रहे होगे। मालिक के पूछने पर मैं फौरन बोला, जी मालिक, अब सीधा फ्लैट पर जाऊंगा और आराम करूंगा। कल हमारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम है। मालिक ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाते हुए मेरा एक काम करते जाओ। मालिक ने कहा तो मैं फौरन बोला, जी मालिक, बताएं कौन सा काम है। तो वो कहने लगे, ऐसा करो, ये जो सामने संदूक रखा हुआ है इसे उठाकर ले जाओ और कचरे दान में फेंक देना। मालिक के कहने पर मैंने जब संदूक की तरफ देखा तो वो काफी बड़ा था। मैंने कहा, मालिक, ये संदूक मैं अकेले तो उठाकर नहीं ले जा सकता, काफी बड़ा है। मैं इसे ट्रक में डालकर कचरे दान में फेंक आता हूँ, वापस आपको चाबी देकर फिर अपने फ्लैट पर चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर मालिक बोले, ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगता है वैसे कर लेना। तभी मालिक ने अपने खास मुलाजिम को आवाज दी और कहा, ये संदूक इसके साथ ट्रक में रखवा दो। मुलाजिम ने एक तरफ से संदूक को पकड़ लिया, दूसरी तरफ से मैंने संदूक उठा लिया। वो काफी वजनी था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना वजनी संदूक होगा। हम दोनों ने मिलकर उसे ट्रक में रखा और वो मुलाजिम तो घर के अंदर चला गया, जबकि मैं ट्रक को स्टार्ट करके कचरे दान की तरफ बढ़ने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं लगा जैसे ट्रक के पिछले हिस्से में खटपट की आवाजें आ रही हैं। मैं एकदम हैरान हुआ और चौंकने से अंदाज में इन आवाजों को सुनने लगा। वो आवाज वाकई ट्रक के पिछले हिस्से में से आ रही थी और मालूम नहीं किसकी थी और क्यों आ रही थी। मैंने बेसाख्ता एक ब्रेक लगाई। परेशानी अब मेरे चेहरे से अयां हो रही थी। मैं ये सोचकर खौफजदा हो गया, कहीं ट्रक में कुछ है तो नहीं। लेकिन जो भी था, मुझे एक बार देखना तो था। वैसे भी ये दुबई था और यहाँ पर इस तरह के जराइम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने नीचे उतरकर ट्रक का पिछला हिस्सा खोला और जाकर देखा तो आवाजें उसी संदूक में से आ रही थी। मैं बेहद हैरान हुआ, आखिर संदूक में से आवाज क्यों आ रही है। मैं चौकन्ने से अंदाज में संदूक के करीब खड़ा होकर बहुत गौर से उसे देखने लगा। आवाजें पहले से बढ़ चुकी थीं। यूं लग रहा था कि कोई संदूक खोलने की कोशिश कर रहा है। यही सोचकर मुझे पसीने आने लगे। संदूक बकायदा हल्का हल्का हिल रहा था और मैं उसके पास खड़ा सोच रहा था कि आखिर इसे खोलूं या नहीं। फिर मालिक का ख्याल आ गया कि कहीं मालिक बुरा ना मना जाए। लेकिन संदूक के बदस्तूर हिलने और उन आवाजों ने मुझे उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैंने संदूक और ढक्कन उठाया, ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसके अंदर एक लड़की मौजूद थी और उस लड़की का चेहरा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम तनवीर है और मेरी उम्र 30 वर्ष है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। घर में 5 बहनें थीं, माँ और बीमार बाप था। बाप को फालिज था और वो कई सालों से बिस्तर पर ही थे, जबकि माँ अब्बा की इयादत करती रहती या फिर घर के काम काज निपटाती रहती थी। मेरी 3 बहनों
की तो शादियां हो चुकी थीं और बाकी 2 अभी पढ़ रही थीं। छोटा-सा 2 कमरों के ऊपर मुश्तमिल ये घराना अब्बा की कुल पूँजी था और उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई था, लेकिन अचानक होने वाले फ़ालिज के अटैक ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया और वो एक महरूमी भरी ज़िंदगी गुज़ारने लगे। उनकी आँखों में अक्सर बेबसी और चेहरे के ऊपर तकलीफ़ के आसार दिखाई देते, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब्बा अच्छे भले थे, एक दिन काम पर उनका बीपी हाई हो गया और फिर वो एकदम एक तरफ को गिर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्हें उसी वक़्त फ़ालिज का अटैक हुआ था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई, लेकिन फ़ालिज तब तक उनके जिस्म को मफ़लूज कर चुका था। उनके दाएँ तरफ का हिस्सा निकारा हो गया था। बहुत इलाज करवाया, फ़िज़ियोथेरेपी भी करवाई गई, डॉक्टर बदल-बदल कर देख लिए, गवर्नमेंट से प्राइवेट अस्पताल में आ गए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब्बा की हालत वैसी की वैसी थी। ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आई थी, हालाँकि अपने तौर पर हमने हर मुमकिन इलाज करवा लिया था, लेकिन अब्बा का मफलूज हिस्सा ठीक ना हो सका और वो बिस्तर के होकर रह गए। अब्बा को इस हालत में देखकर मेरा दिल रोता था और अम्मा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रंजीदा रहने लगी थीं। अक्सर अब्बा के पास बैठ जातीं, इधर-उधर की बातें करती रहतीं और आखिर में रोते हुए वहाँ से उठ आतीं, क्योंकि अब्बा कोई जवाब नहीं दे पाते थे। बोलने की कोशिश में उनके मुंह से पानी बहता रहता था और जब वो बोलने की कोशिश करते तो तकलीफ उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। इन हालात में घर के अखराजात का बहुत मसला बन रहा था। अब्बा की बीमारी पर बहुत ज़्यादा रकम उठ चुकी थी और अम्मा आजकल बहुत परेशान रहती। एक दिन कहने लगी, बेटा तेरे बाप के इलाज के ऊपर बहुत खर्च हो चुका है। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है। समझ नहीं आती आखिर किस तरह गुजारा होगा। अभी तेरी बहनें ब्याहने को बैठी हैं। घर की हालत देख कर हर चीज खराब हुई पड़ी है। मैं क्या करूं? अम्मा बेबसी से रोने लगी और उन्हें देखकर मैं भी परेशान हो गया। अम्मा ने अपनी जिंदगी का हर वक्त बड़े सब्र और हौसले के साथ गुजारा था, लेकिन अब इस मौका पर आकर वो अपनी हिम्मत हार गई थीं और मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थीं। मैं खुद बहुत परेशान था कि आखिर क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी। अपने इन हालात को किस तरह बेहतर करूं, किस तरह इन्हें सुधारूं। मैं जो खुद एक मामूली सा दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था, जहाँ से मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन चूँकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे ज़्यादा हिसाब-किताब नहीं आता था, इसी वजह से अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब मुझे बहुत अफ़सोस होता था कि मैंने पढ़ाई क्यों ना की। गनीमत था कि इस नौकरी का आसरा था। तभी मुझे उन दिनों में मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया, कहने लगा, "यार तनवीर तू ऐसा कर ड्राइविंग सीख ले। बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत डिमांड होती है। इस काम के माहिर को लोग बहुत ज़्यादा तनख्वाह देते हैं और अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो तू अच्छे खासे पैसे कमा सकेगा और अगर पाकिस्तानी रुपयों में हिसाब लगाया जाए तो लाखों रुपए कमा सकेगा।" मेरे दोस्त ने जब मुझसे कहा तो मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो सच कह रहा है। उसे भी दुबई गए हुए 2 साल हो रहे थे और वो अच्छी तरह वहाँ के माहौल को समझ चुका था और जानता था कि क्या बेहतर है और किस काम की कितनी डिमांड है। इसीलिए मैंने उसकी बातों पर जब गौर किया तो मुझे भी यही बेहतर लगा कि मुझे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए और फिर मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू कर दी। पहले गाड़ी की ड्राइविंग से शुरुआत की, फिर बड़ी गाड़ियों को चलाना सीखा। मैं अपने हुनर में काफ़ी माहिर हो गया था और अब मुझे बहुत अच्छी ड्राइविंग आ गई थी। लेकिन अब मसला ये था कि मैं बाहर के वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करता? और अगर मैं वीज़े के लिए किसी तरीके से अप्लाई कर भी देता, तो मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं वीज़े और टिकट के पैसे खर्च करके यहाँ से जाता। कि मायूसी ने मुझे चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था और मैं आजकल बहुत परेशान रहता था, क्योंकि दिन ब दिन होने वाली महंगाई ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। अब्बा की बीमारी ज्यों की त्यों बाकी थी। दोनों बहनों की पढ़ाई
और दीगर इखराजात ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब ड्राइविंग सीखने के बाद भी मैं जैसे बंद गली में आकर खड़ा हो गया था। तभी मेरा वही दोस्त मेरे काम आया और कहने लगा, तनवीर, तू फ़िक्र ना कर, मैं तेरे लिए कोई ना कोई नौकरी का बंदोबस्त कर दूँगा। दुबई में अक्सर नौकरियाँ आती रहती हैं, बस तू अपने लिए टिकट का इंतज़ाम कर लेना, बाकी वीज़े के पैसे तनख्वाह में से कटते रहेंगे। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और अल्लाह से कहा, यार अल्लाह तेरा भला करे, अगर तू मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है तो अल्लाह तुझे कामयाब करे। बस मेरा ये काम किसी तरीके से हो जाए, मैं सारी उम्र तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मेरा वो दोस्त भी चूंकि दुबई की रियासत अबू धाबी में होता था और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, उसने अपनी कोशिशों को तेज किया और फिर जल्द ही उसे मेरे लिए एक नौकरी मिल गई। ये नौकरी ड्राइविंग की थी और मुझे ट्रक चलाना था। अक्सर सामान इधर से उधर करने के लिए ट्रक की ज़रूरत रहती है, तो दुबई में ट्रक चलाने के अच्छे खासे पैसे मिलते थे और मुझे भी जो तनख्वाह ट्रक चलाने की मिल रही थी, वो मेरी पाकिस्तानी 2 साल की तनख्वाह से भी ज़्यादा थी और मैं बहुत हैरान हुआ था। अपने दोस्त से कहा, क्या वाक़ई तू सच कह रहा है? वाक़ई में मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी? तो मेरा दोस्त हँसने लगा, कहने लगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुझे इतनी ही तनख्वाह मिलेगी, तू लाखों में खेलेगा। मैंने तुझे कहा था ना, अब तो यकीन कर ले। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तो मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया और फिर ये दिन पलक झपकते में गुजर गए। मेरा वीज़ा लग कर आ चुका था और मैं आजकल दुबई जाने की तैयारियों में था। मैंने पहले घर पर इत्तला नहीं दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले काम हो जाए, फिर ही घर बताऊँगा, क्योंकि अगर काम ना होता, तो माँ और बहनों की उम्मीदें टूट जातीं और जब मेरा वीज़ा लग कर आ चुका था, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरे दोस्त ने जो कुछ भी कहा, वो सब सच था और मैंने भी घर में बता दिया, जिसे सुनकर अम्मा और बहनें सकते में आ गईं। अब्बा की आँख से एक आंसू टूटकर उनके तकिए में जज़्ब हो गया था। मैंने उस आंसू से नज़रें चुराईं, अम्मा से कहा, अम्मा, आपको मालूम है घर के क्या हालात हैं? मैं अकेला ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के काबिल नहीं था और न ही निभा सकता हूँ। अब्बा की बीमारी की वजह से मेरे सर पर जो ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं, मैं उन्हें अच्छे तरीके से निभाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इजाज़त दें, मैं दुबई चला जाऊँ। वहाँ पर आप सबके मुस्तकबिल के लिए कामकाज करूँ और आपको कमा कर भेजूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगीं, जब तूने फैसला कर ही लिया है, तो फिर इजाज़त क्यों माँग रहा है? मैं तो तेरी वजह से हिम्मत करके बैठी हुई थी। लेकिन अब जब तूने ही सब कुछ सोच लिया है, तो यकीनन अच्छा ही सोचा होगा। अल्लाह तेरी मदद करे और तेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। माँ ने मुझे दुआएँ दीं, तो मेरे दिल में सकून उतरता चला गया। टिकट के पैसे जैसे-तैसे करके मैंने कर लिए थे और फिर अपनी माँ और बहनों को रोता हुआ छोड़कर मैं परदेस से सिधार गया। मेरी आँखों में बहुत सारे ख्वाब थे और आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से मैंने बहुत उम्मीदें बाँध ली थीं। मैंने सोच लिया था कि मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा और तरक्की करके किसी ऊँचे मुकाम पर पहुँचूँगा। मैं दुबई में सेटल होना चाहता था। यहाँ आकर हर चीज़ मेरे लिए नई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ऊँची-ऊँची इमारतें और इतनी साफ़-सुथरी सड़कें देखकर हैरान होता था। सोचता था, कितना साफ़-सुथरा मुल्क है। और फिर जब 2 दिन के बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो मैं दुबई के बारे में जानता चला गया। पहले दिन जब मैंने यहाँ ड्राइविंग की, तो थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि अभी यहाँ के असूलों को समझ नहीं पा रहा था। मालिक ने मुझे वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और हर चीज़ के बारे में समझाया। कुछ दुबई में भी जगह-जगह बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चूँकि अभी मुझे अरबी ज़ुबान नहीं आती थी, इसी बदौलत थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं ट्रक चलाने में माहिर होता गया। दुबई की सड़कें अब मेरे हाथ का खेल बन गई थीं। मैं चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हो चुका था। दुबई का एक-एक कोना मैंने देख रखा था। मैं रोज़ाना सुबह मालिक से ट्रक की चाबी पकड़ लेता और ट्रक लेकर मालिक के बताए हुए पतों पर पहुंच जाता।
اپنا کام نپٹاتا اور رات کو مالک کو چابی واپس کر کے اپنے فلیٹ پر آ جاتا، جہاں پر ہم 6 دوست رہتے تھے۔ سب برابر کے پیسے شیئر کرتے تھے، برابر کی حصے داری پر کھانا بنتا تھا، سب کی باریاں لگتی تھیں، اور چونکہ مجھے پہلے تو ایسے کام نہیں کرنا پڑے تھے، ہمیشہ ماں اور بہنیں ہی کرتی تھیں، لیکن یہاں پر آ کر پردیس میں رہ کر سب کچھ سیکھنا پڑا تھا، اور اب میں کافی ماہر ہو چکا تھا۔ مالک مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور اپنے بہت سے کام اب مجھ سے کروانے لگا تھا۔ مالک کی مہربانی تھی کہ 1 سال کے بعد اس نے میری تنخواہ بڑھا دی، اور کبھی کبھار وہ مجھے ٹپ بھی دے دیتا تھا، وہ بھی اچھی خاصی ہوتی تھی۔ اب میرا گھر بھی بن رہا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے گھر کی اچھے سے تعمیر کروا کے پاکستان میں کوئی بزنس شروع کروں گا، پھر پاکستان واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میں یہاں پر مستقل طور پر رہائش نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے ابا کی بھی فکر رہتی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، لیکن پھر بھی مجھے ایک امید تھی، اور میں ان کا علاج دوبارہ سے کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کافی پیسے جمع کر لیے تھے، اور ارادہ تھا کہ گھر مکمل کروانے کے بعد دونوں بہنوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ اسی لیے آج کل میں اکثر اوور ٹائم بھی کر لیتا۔ 3 4 گھنٹے اوور ٹائم کرنے کے مالک الگ سے پیسے دیتا تھا، اور وہ پیسے میں اپنی بہنوں کی شادی کی شاپنگ کے لیے جمع کر رہا تھا۔ اماں بھی آج کل مجھ سے بہت زیادہ اداس تھی، اور مجھے اکثر یاد کر کے روتی، اور فون پر ہمیشہ یہی کہتی، اب تو واپس آ جا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنا گھر بسا لے، جیتے جی مجھے اپنی خوشیاں دیکھنے دے۔ میں اماں کو ہمیشہ جلد واپس آنے کا وعدہ کرتا اور فون بند کر دیتا، کیونکہ میرا دل بھی اداس ہو جاتا تھا۔ آج بھی میں چونکہ لیٹ آیا تھا اور مالک کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے مجھے وہ صندوق دے دیا اور کہا، اس صندوق کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دینا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر جب ٹرک میں رکھا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس صندوق میں کچھ ایسا ویسا ہوگا۔ جب میں نے صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے برآمد ہونے والی لڑکی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مالک کے گھر کام کرنے والی ملازمہ سلمہ تھی۔ میرے صندوق کھولتے ہی وہ شرارت سے مسکرائی اور ایک دم صندوق سے باہر آ گئی۔ میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد بولا، ارے تمہیں صندوق کے اندر کیا کر رہی تھی؟ میرے غصے سے کہنے پر وہ چہک کر بولی، ہاں میں ہوں، میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے جیسے غصہ آ گیا۔ میں کہنے لگا، آخر تم یہ چھچھوری حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ کیوں تم اس صندوق میں چھپی ہوئی تھی؟ مالک نے اگر تمہیں دیکھ لیا ہوتا یا انہیں پتا چل جاتا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ مسکرا دی اور بولی، کچھ نہیں ہوتا، مالک نے کیا کہنا تھا، میں اپنی مرضی سے صندوق میں قید تھی۔ میں جانتی تھی کہ مالک یہ صندوق پھینکنے والے ہیں، اسی لیے شرارت سے اس صندوق میں چھپ گئی تاکہ تم ڈر جاؤ، اور دیکھو میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ٹھہری ہوں۔ سلمہ نے مجھ سے کہا تو میں بولا، تم نے بہت غلط کیا، خواہ مجھے خوفزدہ کر دیا۔ تب وہ ٹرک سے نیچے اتر آئی، کہنے لگی، آخر تم میری بات کیوں نہیں مان جاتے؟ تمہیں میری محبت کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ میں کتنے عرصے سے تمہاری محبت میں مبتلا ہوں، لیکن تم میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے۔ سلمہ نے اداس ہوتے ہوئے کہا تو میں ایک نظر اسے دیکھ کر بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، اور میں ابھی ان ذمہ داریوں سے نظر نہیں چھڑا سکتا۔ میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے کیسے دوں جب میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہتے ہوئے نظریں چرائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں ٹرک کو چلا کر آگے لے آیا جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ سلمہ کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا اور وہ اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی اور ان کے مستقبل کی خاطر یہاں مزدوری کر رہی تھی۔ وہ مالک کے گھر پر ملازمت کرتی تھی، صاف ستھرائی اور دیگر کام اس کے ذمے تھے اور وہ بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ میں جب پہلی بار مالک کے پاس آیا تو مجھے سب سے پہلے سلمہ ہی ملی تھی۔
उसे जब मैंने मालिक को बताने को कहा, उसने बड़ी गौर से मुझे देखा और फिर सर हिलाते हुए अंदर चली गई। मालिक ने मुझे भी अंदर ही बुलवा लिया था। सलमा चूंकि यहाँ पर पहले से मुलाजमत करती थी, इसलिए वो मालिक के साथ बहुत वफादार थी और मालिक उस पर बहुत भरोसा करता था। आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने अपना एतमाद बना लिया, तो मालिक मुझ पर भी उसी तरह भरोसा करने लगा। सलमा के साथ आते जाते अक्सर टकराव हो जाता और वो जब भी मुझे देखती तो उसकी आंखों में पसंदीदगी की झलक साफ दिखाई देती। मैं उसकी आंखों से उसके दिल का हाल जानने लगा था और फिर नजरें चुरा जाता, क्योंकि मैं जिस मकसद के तहत यहाँ पर आया था, पहले अपना वो मकसद पूरा करना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता सलमा मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगी। अक्सर वो उदासी से कहती, तनवीर, न जाने कब तुम्हारे दिल में मेरी तरह मोहब्बत भरे जज्बात सर उठाएंगे। तुम कब मेरी मोहब्बत को कबूल करोगे और मुझे अपनाओगे? मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहता और फिर उसे ये कहकर टाल देता कि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सा पैसा कमाना है। मैं जब तक अपने मकसद के हसूल में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक अपना घर नहीं बसा सकता। मेरी ये बात सुनकर उसका चेहरा उतर जाता और वो उदास हो जाती। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 साल हो गए थे। अब मैं 1 महीने की छुट्टी पर पाकिस्तान जा रहा था। सलमा को जब ये पता चला तो वो बहुत उदास हुई। कहने लगी, मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ, एक बार भी नहीं गई। अपने घर बार की, अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती है, लेकिन अगर अब मैं चली गई तो बहुत खर्चा हो जाएगा। उसकी उदासी से कहने पर मैं बोला, तुम एक बार चली जाओ, खर्चे का क्या है, दोबारा कमा लोगी। लेकिन अगर दिल चाह रहा है तो दिल की बात मान लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। मैं नहीं जानता था कि वो पाकिस्तान आ रही है या नहीं, लेकिन मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो घर वालों ने मेरा बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल किया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे सलमा की बहुत याद सताई और मैं अक्सर उसकी बातें सोचकर मुस्कुरा देता। चूंकि मेरी दोनों बहनों के रिश्ते तय हो चुके थे और अब मेरे आने पर उनकी शादी होना थी, तो आजकल मैं उसी में मसरूफ था। इसलिए एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी, तनवीर बेटा, मैं चाहती हूँ अब तेरा भी निकाह कर दूं, तू भी अपना घर बसा ले, ताकि बेटियां रुखसत होकर जाएं और बहू घर में आ जाए। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मैं कुछ कहने ही लगा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने सलमा का चेहरा लहरा गया। मैं खुद भी नहीं जानता, न जाने कब से मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। लेकिन अब जब मैंने उसको महसूस किया तो फौरन अम्मा को बता दिया। अम्मा ये जानकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, तुम इसका घर बार मालूम करो, मैं आज ही तुम्हारा रिश्ता लेकर जाती हूँ। अम्मा के कहने पर मैंने जब सलमा से राब्ता किया, पता चला कि वो भी पाकिस्तान आई हुई है। उसने भी अपने दिल की बात मान ली थी और मालिक से छुट्टी लेकर पाकिस्तान चली आई। मुझे बहुत खुशी हुई और फिर जब मैंने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा, सलमा, यहाँ पर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पूरे कद के साथ खड़ी है। मैंने अम्मा को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो चाहती हैं कि तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आए। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? मेरी बात सुनकर वो फौरन मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? उसकी शर्माती हुई आवाज मुझे सुनाई दी तो मेरे दिल में इत्मीनान उतरता चला गया और फिर झट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ और हमारा रिश्ता बगैर किसी रुकावट के तय पा गया और मेरी बहनों की शादी वाले दिन मेरा भी निकाह हो गया और सलमा रुखसत होकर मेरे घर आ गई। चूंकि सलमा ने भी वापस दुबई जाना था और मुझे भी वापस नौकरी पर पहुंचना था, इसलिए सादगी के साथ ही शादी को तरजीह दी। हम दोनों ने यही तय किया कि जब पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर वापस आएंगे तब सब कुछ अपने लिए नया बनाएंगे और एक बार एक बड़ा वलीमा अरेंज करेंगे। मैं सलमा को पाकर बेहद खुश था
और अपनी मुंह दिखाई में जब उसे अंगूठी दी तो कहा, सलमा, न जाने क्यों मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम हालांकि इतनी खास भी नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल मेरा अक्स हो और मुझ पर कभी कोई मुश्किल वक्त आन भी पड़ा तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मेरे मोहब्बत से कहने पर सलमा बोली, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने भी पहले दिन तुम्हारे अंदर झांक लिया था और मैं जान गई थी कि जिस तरह तुम अपने घर वालों के लिए फिक्रमंद रहते हो और उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो, तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम मुझे भी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रखोगे और मेरी खुशियों को तरजीह दोगे। सलमा के कहने पर मैंने बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया और वो रात मेरी मोहब्बतों की अमीन बन गई थी। और उस रात हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत से वादे किए। हम जानते थे कि हम इन वादों पर पूरा उतरेंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, जहां हमारी मेहनत के बलबूते पर कमाई गई खुशियां और आसाइशें होंगी। मैंने सलमा के चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में अपने अज़म को दोहराया। सलमा का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और उसे जैसे इस बात का यकीन आ गया था कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह कभी भी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।